नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपका जीके जीएस वाली क्लास में पहला जो आपका पार्ट था वो देखा था, जिसमें हमने भारत के इतिहास के स्टार्टिंग के 50 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखे हो, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, पार्ट नंबर 1। आज हम भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपका मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आपका तुंग वंश, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो टोटल 51 से लेकर के 100 तक, यानी 50 प्रश्न टोटल हम यहाँ पर देखेंगे। और ये प्रश्न आपके लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पर सिलेबस हमारा जो है वो लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। कि जैन जो धर्म है, त्रिरत्न में इनमें से किसे सम्मिलित जो है वो किया जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या फिर सभी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें किसे शामिल जो है वो किया जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सभी जो है वो सही हो गया। यानी कि सम्यक दर्शन भी आता है, सम्यक ज्ञान भी, और सम्यक चरित्र भी किसमें आता है? तो जैन धर्म में ये त्रिरत्न जो है वो आते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संस्थापक भी जो है इन्हीं को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के बारे में इतना आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। 52 प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राजगीर, बिहार, सारनाथ, वैशाली, या कुशीनगर? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? जैन धर्म जो है उसके संस्थापक ना कह करके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका हुआ था वैशाली में। और ऑप्शन आपका वैशाली सी में दे रखा है, तो वैशाली बिहार आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अगर आपसे ये कहा जाए कि वैशाली के अंतर्गत, तो ऑप्शन में कई बार कुंडग्राम देखने को मिल जाता है, तो कुंडग्राम भी जो है आपको याद होना चाहिए कि कुंडग्राम आपका वैशाली के अंतर्गत आपका महावीर स्वामी का जन्म जो है वो हुआ था। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में जो है वो निर्वाण की प्राप्ति जो है वो हुई थी। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैन धर्म का पूछा जाता है बौद्ध धर्म में लिखाते हैं, बौद्ध धर्म का पूछा जाता है जैन धर्म में लिखाते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध में बुद्ध आ रहा है वर्ड, बुद्ध से बुद्धि याद रखिए। बुद्धि जो होती है, जिसकी लंबी बुद्धि होती है, वो आप जोड़ सकते हैं बुद्धि वर्ड से, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 53। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या फिर भागवत धर्म? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यानी कि जैन धर्म जो है वो सही होगा। स्यादवाद जो है ये आपका जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार जो है वो होता है। और जैन धर्म में ही आपके दो संप्रदाय भी थे, आपका एक श्वेतांबर और दिगंबर था। श्वेतांबर जो थे वो आपके अनुयायी जो थे उनके वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर में श्वेत वर्ण आ रहा है, उससे आपको याद रहेगा। और जो दिगंबर होते थे वे वस्त्रों का परित्याग करते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। 54 प्रश्न है, पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बौद्ध तो आपने हजारों बार पढ़ी है, पर यहाँ पर जैन पूछी गई है। सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी, या श्रवण बेल गोला? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको ये याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो अपना सारनाथ में दिया था, तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर पहली जैन संगीति पूछी गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है वो सही होगा। और सारनाथ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र सही होगा। पाटलिपुत्र जो पहली बौद्ध संगीति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष का नाम था स्थूल भद्र। क्या नाम था? स्थूल भद्र। तो ये जो है आपके पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और यही वो बौद्ध संगीति थी जिसमें आपका जैन धर्म दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। तो क्लियर हुआ आपको कि कहां पर बटा था। दूसरी बौद्ध संगीति भी यहाँ पर हुई थी जैन जो है धर्म में, तो वो आपकी हुई थी वल्लभी में। ये हुई थी पाटलिपुत्र में,
और वो हुई थी वल्लभी में। वल्लभी भी जो है, इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देव रिद्धि गढ़ी। क्या नाम था? देव रिद्धि गढ़ी। तो नाम भले ना पूछा जाए पर स्थल जरूर पूछ लिया जाता है। तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी, दोनों आप याद रखिएगा। अगला है महावीर स्वामी ने किस भाषा में जो है वो उपदेश दिया? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़, बताइए कौन सा सही होगा। महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं वो किस भाषा में जो है वो दिए? आंसर की बात करते हैं तो इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में जो है वो दिए थे। किसमें दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया बुद्धि लंबी, बुद्धि लंबी, बस बुद्ध से बुद्धि आपको याद आएगा और लंबी से लुम्बिनी याद आएगा, बस इतना याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। एक याद रहता है ना तो दूसरा आप आसानी से कर ले जाते हैं। सारनाथ, मैंने बताया महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था आपका सारनाथ में। तो ये सारनाथ भी याद रखिएगा, लुम्बिनी भी याद रखिएगा। अगला है महात्मा बुद्ध जो है उनके गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं चलिए। तो जो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, उसे जो है वो नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये जो है वो नाम दिया गया है, किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब कई बार लगता है कि अरे जो है वो गृह त्याग की बात हो रही है तो निर्वाण वर्ड हम लगा देते हैं, महापरिनिर्वाण लगा देते हैं, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। अगला है बौद्ध महात्मा बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये तो अभी मैंने आपको बताया था, किसी ने गलत नहीं सोचा होगा यहाँ पर। पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, बोध गया या जाम्बे, कौन सा इनमें से सही होगा? अच्छा, मैंने उपदेश बताया था, ज्ञान की प्राप्ति नहीं बताया। तो बताइए ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर पूछा गया। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया। बोध मतलब ये होता है किसी चीज का ज्ञान होना। और बोध गया जो है उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर बोध गया, उरुवेला। 59 प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ जो है वो दिया? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो ये मैंने आपको बताया अभी। पहला उपदेश जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है सारनाथ आपका सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और ये पूछा जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। 60 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में इनमें से किसे सम्मिलित किया जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ या सभी को? तो बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, वहां पर जो त्रिरत्न थे, जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो वो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात की गई, और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो आपके क्या है? वो बुद्ध धम्म संघ है। क्या है? बुद्ध धम्म संघ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका तभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अच्छा, आप क्या याद करिए तुरंत, जैसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस जो है वो भाषा में दिए, तो तुरंत आपको क्या करना है? महावीर स्वामी के बारे में सोचना है कि उन्होंने किस भाषा में दिए थे। उन्होंने दिए थे प्राकृत भाषा में, ताकि आपको चीजें रिवाइज होती रहें। तो उन्होंने दिए थे प्राकृत भाषा में, और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। तो दोनों आप एक साथ कंपैरिजन करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो फिर से एक बार, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली, कुशीनगर। बताइए, अभी मैंने बताया था महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप क्या कहेंगे? पावापुरी में जो है वो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और समय याद करना है तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। पूछा नहीं जाता है समय पर, स्थान जरूर पूछा जाता है। अगला है, पहली जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, बताइए। पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी या कुशीनगर? तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पहली बौद्ध जो जैन संगीति है, बौद्ध नहीं जैन संगीति, जैन संगीति मैंने बताया स्थूल भद्र अध्यक्ष थे, और स्थान था आपका पाटलिपुत्र। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? अब यहाँ पर बात किसकी कही गई है? बौद्ध संगीति की। अभी तक किसकी बात हो रही थी? जैन संगीति की। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली या राजगृह। टोटल बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। टोटल जैन संगीति कितनी हुई? 2 हुई। जैन संगीति एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। बौद्ध संगीति पहली जो हुई थी वो इन चारों में से राजगृह आपका सही होगा। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आपकी कुंडलवन में हुई थी। चारों याद कर लीजिएगा, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। यहाँ पर जो पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, जैन धर्म में वो पहली हुई थी। ऐसे भी आप याद रखिएगा। 65 प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में हुई थी? अब देखिए एक स्टेप क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया, तो बताइए अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजात शत्रु, कौन सा सही होगा? अच्छा, पहली बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुई थी? तो वो हुई थी अजात शत्रु के टाइम में। दूसरी किसके टाइम में हुई थी? तो कालाशोक के टाइम में। तीसरी किसके टाइम में हुई थी? तो अशोक के टाइम में। और चौथी किस में हुई थी? तो कनिष्क के टाइम में। चारों ही नाम यहाँ लिखे हुए हैं, चारों ही नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। अशोक के टाइम में तीसरी बौद्ध संगीति, कालाशोक के टाइम में दूसरी बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगीति। तो आप आसानी से जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। आंसर यहाँ पर सी वाला कनिष्क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 4, 8 या 5? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने जो है वो आर्य सत्य बताए हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर यहाँ पर 4 आर्य सत्य जो है वो बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? तो सबसे पहला है कि दुख जो है आपका वो पहला हो जाएगा, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा जो है आपका दुख विशेष और चौथा जो है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 जो है वो सांसारिक दुखों के बारे में बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो है वो 4 आर्य सत्य जो है वो बताए हैं। और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध जी जो है उन्होंने कितने, किस मार्ग का आप कहेंगे उपदेश दिया है? तो अष्टांगिक मार्ग का उपदेश जो है वो दिया है। चलिए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी है, जवीन लिखा है, ये जीवन होना चाहिए ना, जा में बड़ी की मात्रा लगेगी, वाह में कुछ नहीं लगेगा। तो जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक कथा में है, त्रिपिटक में है, दोनों में है, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की जो जीवन संबंधी कहानी है उसका वर्णन किसमें है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि जातक कथा जो है वो सही हो जाएगा। जातक कथा में जो है गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक, महावंश, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? इतने टाइप के क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे ना तो इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आना है, कुछ भी नहीं इसमें छूट रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 50 प्रश्न जो हमने कल कराए उनको याद जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले 50 कराएं तो फिर आप याद कर लें। ऐसा ना हो कि एक साथ इकट्ठा हो जाए फिर आप याद ना कर पाए। नहीं पहला वाला क्लास देखा हो तो देख लीजिएगा और 50 प्रश्न याद कर लीजिएगा, फिर आज वाले भी याद कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय आपका जो है वो सही हो जाएगा। और वीडियो सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जो भी लेखपाल की परीक्षा देंगे और जो अन्य किसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, तो किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी हिस्ट्री देखना चाहता है और लेखपाल के छात्रों के साथ तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अंगुत्तर निकाय आपका सही होगा। 16 महाजनपदों के बारे में जो है ये जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें जो है वो जानकारी मिलती है। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दे रखी है और आपको बताना है गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज, कौशल, मथुरा, कौन सा यहाँ पर सुमेलित जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौशल, मथुरा इसकी राजधानी जो है ये आपकी गलत दे रखी है, बाकी सभी यहाँ पर जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 70 नंबर, कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक जो है वो कहा जाता है? बताइए। अब यहां से हमारा मगध साम्राज्य जो है वो स्टार्ट हो गया है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश और बाकी सभी साम्राज्य। एक्चुअल में जो मगध साम्राज्य था ना उसके
16 जो महाजनपद थे उसमें मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद जो है वो आपका था। तो आंसर की बात करते हैं, कुड़िक किसको कहा जाता है, तो अजात शत्रु को कुड़िक जो है वो कहा जाता था। अजात शत्रु कौन था, देखिए हर्यक वंश की जब बात होती है तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राजधानी इसकी गिरिब्रज थी, इसको हम राजगृह भी कहते हैं। बिंबिसार जो है इसके में जो राजवैद्य था वो जीवक था, और बिंबिसार का जो उसका पुत्र था वो था आपका अजात शत्रु। और अजात शत्रु जो है इसने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पहले ये थोड़ा नहीं होता था कि भैया आप गिड़गिड़ा रहे हैं और इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि आपसी में घर परिवार में एक दूसरे को बंदी बना रहे हैं और कह रहे हैं अपनी भगवान है। तो यहाँ पर अजातशत्रु ने भी यही किया था। तो अजातशत्रु जो है इसको जो है वो कुड़िक जो है वो कहा जाता है, और यही आपका जो है वो सही होगा। अजातशत्रु से एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, क्या पढ़ के आए हैं कि अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अभी हमने पढ़ा था 4 बौद्ध संगीति, तो अजातशत्रु था जिसके टाइम में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए, छपा होना चाहिए, क्योंकि नगर की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन अब ज्यादातर पूछे जाने लगे हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्म नंद, बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो किसने की। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाएंगे तो बिल्कुल आप इसको गलत नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी बात करी अजातशत्रु की, और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र आया था। अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका नाम था उदयन। उदयन जो ये था इसको जो है तीसरा महत्वपूर्ण शासक जो है वो हर्यक वंश का माना जाता है। 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, एक बिंबिसार हो गया, एक अजातशत्रु हो गया, और तीसरा हो गया आपका उदयन। तो जो उदयन था इसी ने ही पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम पटना है। क्या नाम है, पटना, बिहार में पड़ता है आपका। तो पटना जो है वो वर्तमान में नाम है, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, और इसको अपनी राजधानी इसने जो है वो बना लिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शासक है जिसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य की को स्थिरता जो है वो प्रदान की। बताइए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वो था आपका बिंबिसार, जिसने अपने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपना जो साम्राज्य है उसको स्थिरता प्रदान की। अगला है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या फिर महापद्म नंद। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जो है वो शिशुनाग को जाता है। शिशुनाग जो है वो हर्यक वंश अभी हम जो पढ़ के हैं उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। जो हर्यक वंश के सेनापति थे शिशुनाग, इन्होंने क्या किया था, मगध की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और फिर भैया कहा कि शिशुनाग वंश हम चलाएंगे, तो इन्होंने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अच्छा, ये जो वंश थे इसके शासक एक थे जिनका नाम था कालाशोक। यहाँ भी देखिए कालाशोक लिखा है, नीचे भी देखिए लिखा है कालाशोक, तो ये शिशुनाग वंश के थे कालाशोक। तो जो कालाशोक थे इनके शासनकाल में मगध की राजधानी जो थी वो आपकी क्या थी, वो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए आप पहले बता दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। वैशाली, राजगृह, चंपा या पाटलिपुत्र, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो आपकी वैशाली थी। क्या थी, वैशाली। याद रखिएगा, कालाशोक की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और वैशाली से हम पढ़ के अभी कुछ आए थे, याद कीजिए जल्दी से अब थोड़ा सा पिछला। तो यहीं पर आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। हमने 4 बौद्ध संगीति पढ़ाई थी। पहली अजातशत्रु किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, और कहाँ हुई थी, तो वैशाली में नहीं, राजगृह में हुई थी। दूसरी जो है वो आपकी कालाशोक के शासनकाल में, और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस शासक यानी कि किस वंश से संबंधित है, तो शिशुनाग वंश से संबंधित है। अगला 75 प्रश्न है, कौन सा शासक है जिसे सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, बताइए। धनानंद, महापद्म नंद, ये धनानंद नहीं होता है, वैसे धनानंद भी लिख सकते हैं, धनानंद होता है। महापद्म नंद, अजातशत्रु या सिकंदर, तो बताइए कि किसको जो है वो सर्व छत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। और आंसर की बात करते हैं तो नंद वंश का जो संस्थापक था आपका, बताइए कौन था नंद वंश का संस्थापक, बिल्कुल महापद्म नंद, इसी को ही कहा जाता है सर्व छत्रांतक।
तो हमने अभी पढ़ा सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आपका आ गया नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? तो वो था आपका धनानंद। तो ये आपका धनानंद कह लीजिए, धनानंद कह लीजिए। 76 प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो शासक था वो था आपका धननंद, यानी कि सी आपका ऑप्शन, नंद वंश का अंतिम शासक था आपका धननंद। मैंने अभी बताया आपको, और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इनके आक्रमण के समय ये कौन मुगल शासक थे या कौन जो है मगध का शासक था, इस तरीके के क्वेश्चन। तो अच्छा प्रश्न है, धनानंद याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा सिकंदर की तरफ। देखिए हम क्रम से चल रहे हैं, चीजों प्रश्न भी आपके क्या है, क्रम से चल रहे हैं। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर ने आक्रमण तो कर दिया, आप सिकंदर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन, कौन सा सही होगा? तो सिकंदर जो है आपका कहाँ का शासक था? तो आपका ये मैसिडोनिया, जिसको हम मकदूनिया भी कहते हैं, मकदूनिया का जो है ये शासक जो है वो था। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत, वितस्ता या झेलम, दासराग या अरवेला का युद्ध? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा, पूछा जाता है ये भी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था वितस्ता या झेलम का युद्ध। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। तो हमने आपको पिछले वाले 50 प्रश्नों में बताया था कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम आपका वितस्ता था। याद आया आपको? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। और हमने रावी का प्राचीन नाम बताया था। रावी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी का प्राचीन नाम परुषणी था। क्या नाम था? परुषणी। और हमने क्या बताया था? व्यास का प्राचीन नाम बताया था। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। सतलुज का भी बताया था। सतलुज का प्राचीन नाम क्या था? तो सतुद्री था। ये कुछ याद रखिएगा, यही सब इंपॉर्टेंट है। बाकी ये याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में वितस्ता या झेलम का युद्ध हुआ था। और आपको याद होगा वो फेमस डायलॉग जो सिकंदर से पोरस ने कहा था। सिकंदर ने कहा, जब पोरस हार गया था तो सिकंदर ने पूछा, बोला बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सिकंदर ने पोरस से क्या कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा, वही जो एक राजा के साथ करता है। तो ये बहुत ही फेमस युद्ध है, फेमस डायलॉग है। अगला देखते हैं 79 प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी सेंड्रो कोर्ट्स के रूप में किसने पहचान जो है वो की थी? जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या वी स्मिथ? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रो कोर्ट्स के रूप में किसने जो है वो पहचान जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन विलियम जोन्स जो है वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो की थी किसके रूप में? सेंड्रो कोर्ट्स के जो है वो रूप में। अगला प्रश्न 80 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, मेगस्थनीज था, तुसास्प था या उपगुप्त था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री आपसे जो है वो पूछा गया है। और आपको पता होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी बड़े से बड़े काम किए थे अपने प्रधानमंत्री की सहायता से ही किए थे, उसी के दिशा निर्देशन में किए थे, और उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो बस ये ध्यान रखिएगा। और चाणक्य जो है, इन्होंने जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की थी। क्योंकि जो नंद वंश है उसके बाद आपका सीधे मौर्य साम्राज्य आता है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसी ने हराया था घनानंद को, फिर इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 81 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के कौन से शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की जो है वो स्थापना की थी? महापद्म नंद, नंदीवर्धन, राष्ट्रपाल या फिर धननंद? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। अभी हमने बताया भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो शासक था धननंद, इसको हराकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यही आपसे पूछ लिया गया है। 82 प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, बिंदुसार के, दशरथ के? तो जब भी बात होगी मेगस्थनीज की, मेगस्थनीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। इसकी एक जो बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है आपका इंडिका। कौन सी रचना है इसकी? आप कहेंगे इंडिका। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप किसके संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही जो है ये था। अच्छा, जो
चंद्रगुप्त मौर्य है, एक्चुअल में इसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस निकेटर के साथ। और सेल्यूकस निकेटर से जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो सेल्यूकस ने ही जो मेगास्थनीज है इसको अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके दरबार में भेजा था। अगला देखते हैं कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। बताइए। इंडिका तो हमने बता दी कि ऊपर किसकी है? मेगास्थनीज की है, तो ये तो आप क्लियर हो गया। नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस में अर्थशास्त्र आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कौटिल्य जो है इनकी रचना। 84 प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? अभी हमने बताया। अभी बताइए कौन सा सही होगा। इंडिका जो है विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज या टॉलमी में से बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मेगास्थनीज जो है इसकी रचना है इंडिका, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये सब रचनाएं रिपीट होती रहती हैं। 85 प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, कौन सा जो है वो कथन यहाँ पर असत्य है, गलत है? बताइए। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, या इनमें से कोई नहीं। आपको छाटना क्या है? गलत कथन छाटना है, असत्य जो है वो बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं, गलत कौन सा कथन है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही है, रट के रखिएगा। विष्णुगुप्त भी नाम है इन्हीं का ही, कौटिल्य का, और चाणक्य भी, ये तो सभी जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त जो है उन्होंने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो ये आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। वैसे ही लिखा तो हुआ है इसमें करवाया था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया गया तो हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। एक्चुअल में क्या था कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसके सौराष्ट्र प्रांतीय शासक थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त। जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त। तो इसने जो है वो करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण, सौराष्ट्र में कराया था। और कहाँ कराया था सौराष्ट्र में? तो गिरिनगर से निकलती नदी स्वर्ण रेखा नदी पर जो है वो ये करवाया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन जो है उसका जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे जो है सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में जानकारी जो है वो मिलती है। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर कह दिया इन्होंने कि चंद्रगुप्त ने ही करवाया था, तो आप इस वाले ऑप्शन को गलत कहेंगे और यही आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कथन आपका असत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे, तो ये अभी आपका बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही है। आंसर आपका सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में असत्य कथन आपको छाटना था। अच्छा, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तब नाम आपका आता है रुद्रदामन प्रथम। तो दोनों में अंतर है। जब बात होगी पुनरुद्धार की या उसके मरम्मत की तब आपका नाम अलग है, और जब आपका निर्माण की बात होगी तब अलग है। अगला है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स का जो है वो संज्ञा दी है? चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक, या फिर बिंदुसार, या फिर कुणाल। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिंदुसार जो है वो सही हो जाएगा। यूनानियों ने अमित्रोचेट्स जो है वो कहा है, किसको कहा है? बिंदुसार को जो है वो कहा है। तो बिंदुसार आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, मौर्य शासक अशोक ने जो है वो कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कलिंग आक्रमण काफी बार पूछ लिया जाता है। वैसे समय इतनी जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, पर कलिंग आक्रमण पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा जो है इसमें सही होगा। 269, 261, 259 या 251। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 261 ईसा पूर्व आपका जो है वो सही होगा। अशोक ने कलिंग पर जो है वो आक्रमण 261 ईसा पूर्व में जो है वो किया था। 88 प्रश्न है, अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम जो अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। सेम यही क्वेश्चन पेट के एग्जाम में आया था। पेट में आया था कि जूनियर एडेड में आया था? तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। पाथरेटी फैंथलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने जो है वो पढ़ा था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपको स्तंभ रट के रखना है। जेम्स प्रिंसेप आपका सही होगा, विलियम जेम्स जोन्स नहीं सही होगा। विलियम जोन्स भी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि ये आंसर हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें लास्ट में हम कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों को तो आप सबसे पहले ही काट देंगे, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे और विलियम जोन्स को आप लगा देंगे। तो इसलिए मैंने कहा विलियम जोन्स, आप भी याद रखना है कि ये नहीं होता है।
अगला 89 प्रश्न देखते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वां, 10वां, 11वां या 13वां, कौन सा इनमें से सही होगा? आपको ये भी तो पता होगा कि ये जो अशोक है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य में आपकी चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर बिंदुसार आया, फिर अशोक का ही नाम देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध की जब बात होती है तो इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो 13वां आपका सही होगा। अशोक का जो कलिंग युद्ध है और उसके हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से जो है वो मिलती है। तो याद रखिएगा, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं। किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य या अशोक नाम मिलता है? बताइए। अहरौरा, मास्की, एर्रगुडी या सहसराम, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर इन चारों में से आपका मास्की जो है वो सही हो जाएगा। जो लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का बुद्ध शाक्य और अशोक नाम मिलता है, जो लघु शिलालेख है उसमें आप क्या कहेंगे? उसका नाम क्या है? मास्की है। अगला देखते हैं प्रश्न। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो दो भाषाओं, एक ग्रीक भाषा, एक अरामेइक भाषा, इसमें प्राप्त होता है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि दो भाषाओं में प्राप्त होता है? अच्छा, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग क्या है? जिसको नहीं पता है, शाम के 8 बजे की है। बाकी अभी लाइव टाइमिंग 8 बजे की है, आगे चेंज होगी तो हम आपको सूचित जो है वो कर देंगे। तो लाइव आकर वीडियो आप सभी लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, लाइव आंसर दीजिए तो और मजा आएगी। बताइए कौन सा सही होगा? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका सर्रे और कुणा, ये दो आपके जो है भाषाओं में प्राप्त होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। जब बहुत कठिन पेपर बनाने का प्रयास करता है तब एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन देता है, वरना ऐसे क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे। आप क्वेश्चन वही देखेंगे जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और फिर भी गलत हो जाते हैं। 92 जैसे है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होने में आता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो है वो इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अशोक जो है वो सही हो जाएगा। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो कराया था। किसने कराया था? अशोक ने जो है वो सांची के स्तूप का निर्माण जो है आपका करवाया था। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 93 प्रश्न आपका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में जो है वो किया है? बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? 4, 5, 6 या 7? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 7 भागों में जो है इन्होंने वर्गीकरण किया है। वैसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे नहीं जाते हैं, पर 7 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक है जिसने धम्म का प्रतिपादन किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल? बताइए कौन सा सही होगा? और करंट अफेयर भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो करंट अफेयर जिसको देखनी हो दोपहर के 3 बजे वाली लाइव टाइमिंग में स्टार्ट की है। आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। जल्दी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे तो प्लेलिस्ट में भी आप देख सकेंगे। आंसर की बात करते हैं। धम्म का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? वो किया था आपका अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने जो है वो आपका धम्म का प्रतिपादन जो है वो किया था। अगला इनमें से कौन सा कथन गलत है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? तो आप कहेंगे बिल्कुल भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही जो है वो थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। यह भी आपका जो है वो सही है। तो आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वो सही होगा। प्रश्न कह रहा था ना कौन सा कथन गलत है, कहे अब क्या कहेंगे? कोई गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? बताइए। धार्मिक कर को कहते हैं, सिंचाई कर को कहते हैं, निशुल्क श्रम को कहते हैं, या भू राजस्व को कहते हैं? कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है कि विष्टि किसे कहा जाता है। धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निशुल्क श्रम को, या भू राजस्व को? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इनमें से आपका ऑप्शन भू राजस्व जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य काल में विष्टि शब्द जो है वो जो भू राजस्व है इसको कहा जाता है। अगला एक शासक ने अश्वमेघ यज्ञ जो है वो कराया था? अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग या फिर कुणाल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा?
आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग जो है वो सही होगा, जिसने जो है वो अश्वमेध यज्ञ जो है वो कराया था। किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो कराया था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश से संबंधित था। 98 प्रश्न प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या कनिष्क? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा। पतंजलि जो है वो किसके जो है वो समकालीन थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन, बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ही सही होगा, जो कि आपका पतंजलि जो है इनके समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं 99 प्रश्न आपका है कि शुंग वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यभूति था, अग्निमित्र था, वसुमित्र था, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक जो है वो था। अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो बालाजी स्टडीडा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि कोई आपको इंफॉर्मेशन देनी हो तो आपको वहां से मिल जाए। तो 100 नंबर का प्रश्न आपका है कि भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का जो है वो प्राप्त होता है। भूमि दान शुंग, कर्ण या सातवाहन या गुप्त, बताइए कौन सा सही होगा। तो जब भूमि दान की बात होगी तो आप क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन यहाँ पर सातवाहन वंश जो है वो सही हो जाएगा। सातवाहन वंश जो है इसके बारे में, भूमि दान का जो सबसे पहला उल्लेख है वो सातवाहन वंश से जो है वो प्राप्त होता है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए ना पूछ करके दो प्रश्न आपके लिए हैं, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो के लिए आपके लिए दो प्रश्न है, दोनों का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। दोनों का आंसर अगले हम क्लास में जो है आपको बताएंगे। तो प्रश्न आपका पहला है कि कौन सा गुप्त शासक है जिसको कविराज कहा गया। पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन रामगुप्त, तीसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन जो है आपका कुमारगुप्त। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि कौन सा गुप्त शासक है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो दो प्रश्न है, दोनों का आंसर बताइएगा। और अगर एक कोई प्रश्न आता है तो एक का भी आंसर बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो के मेन कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।